क्लास 10th के हिंदी के जो पद खंड है उसी का पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है राम नाम बीनु बिरथी जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये आपका चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018 मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना ना मिस करते। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनाता है। तो पहला बोल रहा है कि रही रास किसकी रचना है, रही रास किसकी रचना है, तो याद रखिए कि ये जो रचना है वो गुरु नानक जी का है। अब चलिए अब ये श्लोकों में से ये चीजें आपके क्वेश्चन को निकाला गया है कि वाणी कब भी इसके समान हो जाती है, वाणी का मतलब बोली कब भी इसके समान हो जाती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये पहला बोले कि जब व्यक्ति राम नाम लेना छोड़ देता है, जब व्यक्ति राम नाम लेना छोड़ सांसारिकता में लग जाता है, मतलब समझ रहे हैं भगवान के नाम नहीं लेते हैं, मतलब राम का, तो जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेते सांसारिक में लग जाते हैं, इन्हीं का वाणी कैसा हो जाता है 20 के सवाल से 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा V हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, ये 3 नंबर बोल रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, मतलब किनके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो किनके बिना नहीं मिलती, तो याद रखिए गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को कभी मुक्ति नहीं, यानी मुक्ति का मतलब ऐसा मतलब नहीं, अच्छी मतलब नीति उनके मन की शांति बिना गुरु को मिलती उलती नहीं है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D हो जाएगा, जो 2018-2021 में। जैसे कि आपको 4 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, राम नाम बीनु बिरथी जगे जन्मा, यह पंक्ति की है, मतलब कि किनकी है पंक्ति, तो ये जो है वो गुरु नानक जी ने बोले हैं। ओके 5 नंबर बोले गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, मतलब कि जैसे नहीं होता है सतयुग आपका कलयुग, उसी तरह ये भी धारा होते थे, तो वो है निगुण भक्ति धारा का मतलब ये कवि है। जब निगुण भक्ति धारा चल रहा था तब था, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, जो 2020 A में पूछा हुआ है। उसके बाद चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या दे रहा है, 6 नंबर दे रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, जो गुरु नानक का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। ओके तो जो गुरु नानक का जन्म था याद रखिए लाहौर में तलवंडी में हुआ था, मतलब पहले तो ये भारत में ही आते थे लाहौर। ओके लेकिन आप कहाँ चले गए, आपके पाकिस्तान में चले गए, कब बंटवारा के टाइम, ये जब का पूछा है तो 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोग 7 नंबर देते हैं, बोलते हैं गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे, मतलब और कौन कौन से भाषा में उन्होंने कविताएं लिखे, तो याद रखिएगा वो हिंदी में भी लिखे गुरु नानक जी ने। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आसदी बार किसकी रचना है, आसदी बार याद रखिएगा हमेशा ये जो रचना है ओके ये है आपका गुरु नानक का, किसका है तो गुरु नानक का। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न बोले कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, जो गुरु नानक की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, तो याद रखिएगा सुलक्षणी, क्या नाम था उसका, सुलक्षणी उनकी पत्नी का नाम था। अब चलिए अब हम 10वां प्रश्न को देते, 10वां बोल रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया, मतलब कौन से धर्म का उन्होंने क्या किया था, प्रवर्तक किया था, मतलब ज्यादा प्रचार प्रसार किए थे। ओके तो उस जमाने में सबसे ज्यादा जो चल रहा था आपका वो चल रहा था सिख मतलब समझते सिख धर्म का प्रचार चल रहा था। जिस तरह हिंदू होता है, ईसाई होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उसी तरह कौन सा होता है सिख, यानी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। 11 नंबर बोल रहे कि पद के रचनाकार है, तो याद रखिए जो पार्ट का पढ़ा रहे हैं वही श्योर होंगे, लेकिन इसका फिल्ट्रेशन आप लोग देखना ना भूले। ओके तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा गुरु नानक, क्या हो जाएंगे गुरु नानक। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 नंबर वीर्य का अर्थ है, वीर्य का मतलब क्या होता है व्यर्थ। ओके तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होता है वो व्यर्थ मतलब बेकार। चलिए 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते थे, किसके बिना तो राम के बिना, मतलब ये राम नाम के जप के बिना जिंदगी क्या मानते तो व्यर्थ है मानते, मतलब 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 14 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूजा पाठ संध्या तपन एवं वेशभूषा से क्या नहीं होती, मतलब क्या नहीं होता है, तो याद रखिएगा आंतरिक शुद्धि नहीं होता है। ऊपर से तो आप लोग झोपड़ा बढ़ा लीजिएगा, टीका कर लीजिएगा, तो कोई बोलेगा महान शादी, लेकिन अंदर से क्या है, जैसे कि आप लोग देखिए हैं लोग अंदर से सब क्या होते हैं
उसके पास देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हरिरस से कवि का अभिप्राय है, मतलब हरिरस से क्या प्राय है, कवि का। ओके, तो इसका जो प्राय था राम नाम जप से, हरिरस का मतलब क्या होता है, राम नाम जप से उनका क्या था, अभिप्राय था। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोल रहा है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, मतलब जो ब्रह्म का निवास है वो कहाँ होते, तो याद रखिए जो ब्रह्म का निवास होता है अंतःकरण में होते हैं, अंतःकरण के मतलब अंदर होते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न बोले कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह किस विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है, मतलब जिस पे कृपा मतलब ईश्वर की कृपा होती है वह आपके वासनाओं से मुक्ति पा जाता है, तो कौन सा, तो संसारिक। ओके, समझ रहे, मतलब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसा कि आपको 18 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि कौन व्यक्ति सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहता है, मतलब सुख हो या दुख हो दोनों परिस्थिति में एक ही समान रहता है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो जिस पे कृपा होती है, किनकी, यस ऊपर वाले की, वो वही सुख दुख में एक समान रहते हैं, तो जो संसारिक विषय वासना से मुक्त हो जाए, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है और सांसारिक विषय वासना से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मतलब 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें सभी क्या हो जाएंगे, इनमें सभी। अब चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां क्या प्रश्न बोल रहा है, बोले कि जिसे राम रूपी रस की मधुराई का स्वाद मिल जाता है उससे माने उसके लिए किसमें फर्क नहीं रह जाता है, मतलब किसमें फर्क नहीं होता, सोना और मिट्टी में कोई फर्क होता नहीं, किसको, जिसको राम नाम रूप का मधुराई मिल जाती है उनको, मतलब 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे ए। अब चलिए अब हम लोग 20वां प्रश्न को देख रहे हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा है 20 में कि जिस हृदय में ब्रह्म का निवास होता है उसे सांसारिक बातों से डैश डैश हो जाता है, तो विरक्त हो जाता है, मतलब कि हट जाते हैं, मतलब सांसारिक मोह होता नहीं, मतलब कि 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां बोले शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति डैश डैश से ऊपर उठ जाता है, मतलब क्या चीज से ऊपर उठ जाता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये जो उठ जाता है वो मोह माया से उठ जाए तो उसको क्या मिलती है, तो बहुत ही शांति मिलती है। इसलिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि जिससे दिव्य प्रकाश के मन दर्शन हो जाते हैं तब उसे डैश डैश दोनों समान प्रतीत होते हैं, मतलब दोनों समान क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं, तो क्या चीज का प्रतीत होते हैं, तो याद रखिए राग और द्वेष दोनों क्या होते हैं, एक समान ही प्रतीत होते हैं। चलिए हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गुरु नानक का कहना है कि वह ईश्वर के साथ उसी प्रकार एकाकार हो गया है जैसे डैश डैश का जल समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है, तो क्या चीज का समुद्र में पानी मिलता है, तो याद रखिएगा नदी की पानी मिलकर उसमें क्या होता है, एकाकार हो जाते हैं। 24वां पूछा कि तलबंदी वर्तमान में कहाँ है, तो ये जो है लाहौर, लाहौर का मतलब पाकिस्तान में। चलिए 25वां प्रश्न को देते हैं। 25वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वर आश्रम और क्रम कांड का विरोध किसने किया, मतलब कि वर आश्रम और क्रम कांड का विरोध किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो किए थे हमारे गुरु नानक जी ने किए हुए थे, मतलब 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, गुरु नानक के संग्रह किसने किया था, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव, मतलब 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 27वां प्रश्न है कि गुरु नानक ने किस रस का पान किया, मतलब उनको किस रस का मतलब कि पान मिल गया, तो याद रखिएगा उनको जो मिल गया था वो मिला था भक्ति रस का, किनका मिल गया था, भक्ति रस का, यानी 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, तो जो गुरु नानक जी ने रचे उस संग्रह का क्या नाम है, तो याद रखिएगा वो संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहब, क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहब है। 29वां प्रश्न बोल रहे कि आसही वार किसकी रचना थी, ये जो रचना है याद रखिएगा गुरु नानक जी का, अगर गुरु नानक की का किनका है, तो आपका गुरु नानक, मतलब 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं। स्वागत करता हूँ, ये क्लास 10th का
जो चल रहा है आपका सीरीज, वो जो चल रहा है गद्य पाठ का चल रहा है, जिसमें का चैप्टर नंबर 2 है और जो चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका करील की कुंजल ऊपर वायरो। ओके, जिनका लेखक है आपका रसखान जी। ओके, अब इन्हीं पाठों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है, जैसे कि आपको दिखाई दे 2018। ओके, तो देखना आप ना भूले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। मतलब कि जब रसखान ने वो रच रहे थे तो किनका काल चल रहा था, मतलब अकबर का चल रहा था कि हुमायूं का चल रहा था कि औरंगजेब का चल रहा था कि जहांगीर का चल रहा था। वो टाइम में जो चल रहा था वो जहांगीर का चल रहा था, यानी एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि रसखान की पुष्टि मार्ग की किसने शिक्षा दी। ओके, रसखान की जो पुष्टि मार्ग थी वो किसने शिक्षा दी थी, तो जो शिक्षा दिए हुए थे ओके वो थे आपके 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं तो बोल सकते, नहीं तो वो जो थे गोस्वामी ओके विठलनाथ। ओके, मतलब 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। इस पाठ में चित्त चोर को मतलब चोर किसे कहा गया है, तो याद रखिए रसखान जी कृष्ण के प्यार में मतलब कृष्ण की भक्ति में पूरा पागल थे। तो ये जो बोलते थे चित्त चोर मतलब जो मन को चुराए थे, तो कौन चुराए थे, तो कृष्ण ने चुराए थे, इसीलिए कृष्ण को इसने चोर कहे है कि मेरे दिलों को का कर लिए, तो चुरा लिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहे कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान जो थे वो दिल्ली के बाद से कहाँ चले गए थे, वो ब्रज भूमि पर चले गए थे। उसमें 5वां बोल रहे कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, मतलब कौन से विषय में वो सिद्ध हुए थे, तो वो जो हुए थे आपके सवेरा छंद में वो सिद्ध हुए थे। अब चलिए अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा कि सुजान रसखान की किनकी रचना है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। ये जो रचना याद रखिएगा ये रसखान जी का, इनका है तो रसखान जी का। उसके बाद 7 नंबर बोल रहे कि सवेरा एक छंद के सिद्ध कवि थे, मतलब कौन से मैंने छंद का क्या थे, सिद्ध कवि थे सवेरा और छंद के। ओके, तो वो जो थे वो कौन थे आपके रसखान जी थे, जो 2021 वाला कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, मतलब कि संप्रदाय जो कृष्ण भक्त जो कवि थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा वो जो थे आपके रसखान। और गुरु नानक जो थे याद रखिएगा राम भक्त थे। ये बातों को हमेशा याद रखिएगा लोगों के। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं जो 2021 में पूछा हुआ है। ये बोलेगी कि इसने कहा था डैश डैश कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ओके, किसने कहा था ये बात है ओके मुसलमान के लिए। ओके, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे। ओके, अब चलिए 10 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि कवि ने मालिन मालिन किन्हें कहा है, मतलब किनको कहा है, तो मालिन क्या है कृष्ण को, मालिन कहा है किसको, राधा को। मतलब 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोल रहे रसखान की कृति है, मतलब रसखान की कौन सी ये कृतियां है इनमें। ओके, तो जो इनकी जो कृतियां याद रखिएगा प्रेम वाटिका, क्या नाम है उनका, तो प्रेम वाटिका वो नाम है। मतलब कि 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 देखते हैं रसखान ने किसका लीला गान किया है, मतलब किसका किया, तो श्री कृष्ण का किया। मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर में प्रश्न क्या बन रहा है, बोले कृष्ण ने कवि का मन चुरा लिया है, अतः कवि ने उन्हें क्या कहा है, तो क्या कहा है, चोर कहा है, क्योंकि मेरा मन को क्या कर लिया, तो चुरा लिया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कृष्ण और राधा माली मालिन है। ओके, किनका, तो प्रेम वाटिका का है। ओके, समझ रहे बात को, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कभी तीनों लोगों का सुख किस पर त्यागने को तैयार है, मतलब किस पर वो क्या कर सकते, त्याग सकते। तो याद रखिए कृष्ण की लटकी और कंबल पर वो क्या कर सकते, तो त्याग
सकते हैं। जो 15 की जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि नंद बाबा की गायों को चराने के बदले कभी क्या त्यागने को तैयार है। तो क्या त्यागने को तैयार है, तो 8 सीधी और 9 निधियों का सुख त्यागने के लिए कभी तैयार है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि नंद बाबा कौन थे। जो नंद बाबा थे वो कौन थे, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बाला कृष्ण के पालनहार थे। मतलब 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में प्रश्न बोल रहे हैं कि रसखान की आंखें क्या देखने के लिए तरस रही है। मतलब क्या चीज देखने के लिए तरस रही है, तो ब्रज का बाग भी, जंगल भी, तालाब भी, मतलब कि 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना वो कृष्ण से क्या करते थे, तो प्रेम। हमारा 19 नंबर जो प्रश्न है, कभी लटकी और कंबल के बल पर डैश डैश सुख त्यागने को तैयार है। तो क्या है, तो तीनों लोगों का सुख त्यागने में वो क्या है जी, तो तैयार है कि मुझको सुख नहीं चाहिए, बस कृष्ण का लटकी और कंबल मिल जाए वही हमारे लिए क्या है, काफी है। 20 नंबर बोले कि मोहन छवि रसखानी डैश डैश अब दीर्घ अपने नाही। ओके, तो अब दीर्घ अपने नहीं मतलब अब अपना आख्या नहीं तो लक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्खी। अब चलिए हम लोग 21वें प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न बोल रहा है कि कभी इस फेरे में पड़ गया है कि उसका मन डैश डैश गया है। कि मतलब क्या हो गया है, तो उसका मन जो लुट गया है, किस पे लुट गया है, तो श्री कृष्ण पर लुट गया है। चलिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 22वां हमारा प्रश्न जो बोल रहा है ऐसा बोले कि कवि की आंखें किसे देखती रहती है। किसको देखती रहती है, तो श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को देखती ही रहती है। मतलब 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23 जो होते हैं, हर क्षण कृष्ण और राधा के रूप में डैश डैश को आप पलक देखते रहते हैं। मतलब आप पलक मतलब बिना पलक गिराए हुए देखते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, संदर्भ का मतलब उनकी सुंदरता। 24 में बोल रहे कि रसखान का मूल नाम क्या था। मतलब मूल का मतलब समझ रहे, ओरिजिनल नाम क्या था, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन में हो जाएगा सैयद इब्राहिम। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम नाम था। अब चलिए 25वां प्रश्न को देख रहे हैं। 25वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि रसखान किस काल के कवि है। तो वो कौन से काल के कवि है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा वो जो उनका काल चलता था वो चलता था भक्ति काल का। ये भी क्या है, कवि है। जिस तरह आपके गुरु नानक भक्ति काल का कवि थे, ठीक उसी तरह आपका रसखान भी भक्ति काल के कवि है। 26 में बोला कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो कौन सी कृति नहीं है ये वाला में, ओके, प्रेम फुलवारी, ओके, तो ये इन्हीं का क्या है, कृति है। बाकी ये सब कृतियां नहीं है। मतलब कि ये समझिए जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मन मालिक में कौन सा अलंकार है। मतलब कौन सा अलंकार है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, रूपक। कौन सा है, रूपक। अब देखिए अब हम लोग 28 और 29 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर करेंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से बोले रसखान को किसने शिक्षा दी। रसखान को कौन शिक्षा दिए थे, तो गोस्वामी विठल नाथ ने दिए थे। अब चलिए 29 में फिर रिपीटेशन ही क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर आगे कराने इसको ना फायदा रहा है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो ये चले गए थे ब्रज भूमि के पास। यानी 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब। स्वागत करता हूँ। ये जो है वो क्लास 10th का हिंदी है, जो है आपका पद भाग, जिसमें का ये तीसरा चैप्टर में ले रहा हूँ, जिसका लेखक है धनानंद। लेकिन ये जो चैप्टर लिखे हुए हैं इनका नाम अति सुरोसने को मार्ग है मो अशु वहनी ले वर्ष। ओके, तो इसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि जैसे दिखाई दे रहा है 2018 2018 हम लोग कंटिन्यू भी पूछिए दिया है, हो सकता है कि आपको भी। चलिए हम पहला प्रश्न देते हैं, धनानंद की भाषा क्या है। जो धनानंद की भाषा थी, चलिए अब हम दूसरा का प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। मतलब पर्जन्य किसको कहा है, अपने प्रेमिका जिसका नाम था सुजान को कहा हुआ है। चलिए
तीन नंबर बता रहे, 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बोले कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है क्योंकि, अति शुद्धो कहता है क्योंकि। अब देखिए क्योंकि में क्या हो जाएंगे, यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, सच में नहीं करती है, जहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग देती है, सच में त्याग देती है, जहाँ यहाँ कपटी लोग चलने से झिकझिकाते हैं, मतलब कपटी लोग यहाँ पर चलते बोलते नहीं है। ओके, 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी कर दिया जाएगा। ओके, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को जो बोला जा रहा है, ये 4 नंबर बोल रहा है कि अति शुद्धो स्नेको मार्ग है जहां नेको शयापन बाकी नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है, मतलब ये जो पंक्ति है वो कौन सी कवि का है। तो ये याद है 2019 और 2021 में पूछा हुआ है, तो ये जो पंक्ति है वो किनका है, तो घनानंद का है, मतलब घनानंद का है। चलिए 5वां प्रश्न को कर रहे हैं। 5वां मेरा प्रश्न क्या बोला है कि घनानंद कवि है, मतलब घनानंद कैसा कवि थे। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में हो जाएगा रीति मुक्त थे। कौन से थे, वो रीति मुक्त थे। चलिए 6 नंबर बोल रहे कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, मतलब अत्यंत सीधा और क्या माने, सरल माने हैं। तो वो जो माने हैं आपका याद रखिएगा फ्रेम को, यानी फ्रेम एकदम सीधा और सरल मार्ग है। चलिए 7 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि मोह आशु विनिधि लो वर्षे कौन कहते हैं। ओके, मतलब कौन कहते हैं, तो ये जो कहते हैं वो धनानंद जी कहते हैं। 8 में बोल रहे कि सुजान सागर किसकी कृति है, मतलब किनकी कृति है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके कहा जाएंगे बी हो जाएगा, धनानंद की। किनकी कृति है, तो धनानंद की है। उसके बाद चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ऐसा कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहते हैं उस चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है, मतलब ये कौन चित्रण किए हैं। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये चित्रण किए हुए है। ओके, अब चलिए चलिए 10वां प्रश्न को क्या बोल रहे हैं, बोले कि धनानंद किसके द्वारा मारे गए, मतलब धनानंद जो मरे थे वो किसके द्वारा मरे थे, जो नादिर शाह के जो सैनिक थे ना वो वही का करते गोली मार दे जिससे कि वो मरे गए। मतलब 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपके सी हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर बोले कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। जो मीर मुंशी जो थे वो किस कवि का वध किए थे, तो ये जो आपका नादिर शाह के जो सैनिक था उनका नाम था मीर मुंशी। वो जो कवि का जो वध किए थे जिसका नाम है धनानंद कवि का वध किए थे। ओके, जो 2021 में पूछा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर बोले कि अति शुद्धो स्नेको मार्ग है कि रचनाकार है, मतलब कि उसके रचनाकार कौन है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, रसखान जी है। कौन है जी आपके, तो याद रखिएगा रसखान जी है। ओके, सॉरी। ओके, अति शुद्धो स्नेको मार्ग ये है आपका ये वाले। ओके, मतलब धनानंद जी है। कौन है जी आपके, धनानंद जी है। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डी नहीं होगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कवि के अनुसार प्रेम का मार्ग अति सीधा और डैश डैश का मतलब एकदम सुगम है, मतलब कोई बिना खर्चा का आप जा सकते, मतलब 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न बोले कि प्रेम के पथ पर कौन व्यक्ति चल सकता है। प्रेम के जो पथ पर होता है वो कौन से व्यक्ति चल पाते हैं, तो याद रखिए जिसके अंदर कोई प्रकार के लोभ लालच कुछ भी ना हो, तो जिनका हृदय निर्मल और है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है वो कभी भी यूं समझिए वही का होते हैं, तो प्रेम के रास्ते पर चलते। मतलब 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए आप ये 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 15 नंबर ऐसा बोल रहा है कि छली प्रपंची कैसे रहते हैं। जो छली प्रपंची होते हैं वो कैसे रहते हैं, तो याद देखिए सादा संगीत का मतलब हमेशा उसके अंदर शक्ति ही रहता है। 16 नंबर बोले कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग क्या होता है जी, यस। आप लोग तो समझ ही गए हो के, तो ज्ञान का मार्ग याद रखिएगा क्या होता है, तो कठिन होता है। ज्ञान का मार्ग कैसा होता है, कठिन, ठीक है ना, मतलब कि ज्ञान जल्दी मिलता नहीं। अब चलिए
17 नंबर बोल रहे कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, मतलब दूसरे के लिए देह कौन सा धारण करते हैं, तो जो परोपकारी होंगे वही ना करेंगे। मतलब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, परोपकारी। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि बादल जल धारण कर किसका ताप मिटाता है, मतलब कि इनका ताप मिटाता है, तो सारी दुनिया की एक ताप को मिटाने का क्षमता रखता है। मतलब 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न क्या बोले, जैसे कि दिखाई दे रहा है, कवि किन्हें अपनी प्रेमिका के आंगन में पहुंचाना चाहता है, किन्हें पहुंचाना चाहता है, तो अपने आंसुओं को ओके वो बादल के मध्य से, मतलब 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने आंसुओं को। और चलिए 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 20वां बोल रहा है कि कवि धनानंद किससे प्यार करता था, कवि धनानंद किससे प्यार करता था, अपनी प्रेमिका सुजान से वो क्या करता था, बहुत ही मतलब प्यार करता था। तो 20 का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। अब चलिए अब 21 नंबर ऐसा बोल रहा है ओके कि कवि कहता है कि दूसरे की उपकार के लिए शरीर धारण करके डैश डैश के समान फीरा करो। ओके मतलब क्या करो, तो फीरा करो मतलब किसके जैसा फीरा करो, तो वो बादल की तरह आप क्या करें, फीरा करो, मतलब कि जहां जरूरत है वहां पर क्या करो, पानी को गिराओ और उसको क्या करो, तरे करो। 22 नंबर का क्या बोल रहा है, हम लोग देखते हैं। 22वां प्रश्न बोल रहा है कि कवि धनानंद की कामना है कि डैश डैश अमृत हो जाए, मतलब क्या कामना है कि समुद्र का जो जल है वो क्या हो जाए, तो अमृत हो जाए, ये इनकी क्या है, तो कामना है। अच्छा 23 में देखते हैं कि बोले जिसका हृदय डैश डैश होता है वह अपने प्रेमी का प्रेम पाने के लिए बेचैन रहता है, तो किनका, तो जिनका प्रेममय जो हृदय होता है वही पाने के लिए क्या होता है, तो बेचैन रहता है। क्या मतलब कि जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। यदि इस बात का कोई भी आपको चीजें डाउट होगा तुम्हारे अभी ट्यूनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये है जो आपका क्लास है 10th का ये जो चैप्टर है हिंदी का 4 है, जिसका नाम है आपका पदभागों का सब कुछ लिया गया है। तो इसका जो नेम है चौथा का, उसका नाम है स्वदेशी। इसी का हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को देखने वाले VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018 2022 2018 और 2022 में तुरंत ये दोनों का किया क्वेश्चन को रिपीटेशन कर दिया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। ये बोले कि प्रेम धन्य अपना आदर्श किसे मानते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कोई भी अपने आदर्श मानते हैं ओके, तो वो जो मानते थे याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये मानते थे, मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, जो 18 और 22 में पूछा याद रखिएगा। अब चलिए 2 नंबर बोले कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के दोहे का संकलित किस पुस्तक से लिया गया, मतलब कौन से पुस्तक से लिया गया है, तो इनका लेखक ही प्रेमघन है ओके, तो प्रेमघन स्वर से लिया गया है। यानी 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में मेरा प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्वदेशी पाठ के अनुसार जब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं, तो याद रखिए हिंदू लोग जो मिलते हैं तो वो अपना भाषा में बात नहीं करते, मतलब अंग्रेजी हिंदी में बात नहीं करते, वो अंग्रेजी में बात करते, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब हिंदुस्तानी नाम सुन्नी अब ये संकुचित लजात ये पंक्ति किस कविता से उद्गित है, मतलब कौन से कविता से उद्गित किया गया 2020 और 2022 में पूछा गया है ओके, तो कौन से कविता से किया गया, तो याद रखिएगा स्वदेशी के, मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल है जो 2022 में पूछा है कि आपका स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, मतलब कौन है इनके रचनाकार, मैंने कौन रचे थे, तो ये जो रचे थे वो प्रेमघन। चलिए जैसे कि आपको छठा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी जो कविता है वो क्या चीजों से संकलित है ओके, तो वो जो संकलित है प्रेमघन स्व से ये क्या है, तो संकलित है, मतलब 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर बढ़ते हैं कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे, मतलब कौन से युग के ये क्या थे, साहित्यकार थे, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन
नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतेंदु युग का ये क्या थे, तो साहित्यकार थे। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे 8 नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि जींद जनपद किसकी कृति है। ओके, तो किसकी कृति है, तो याद रखिएगा प्रेम घन की कृतियां है। 9 नंबर बोले कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, मतलब किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो ये जो है याद रखिएगा वो प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है, जो 2021 में आपका पूछा हुआ है। अच्छा 10वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोले कि कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है, बुद्धि विदेशी हो जाती है, तो कौन सी होती है, तो विदेशी विद्या वालों को पढ़कर जो बुद्धि हो जाती है वो विदेशी हो जाती है, जो तन होता है वो भारत का हीरा जाते हैं। 11 नंबर चलिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई, कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वह सारे के सारे चीजें अपनी संस्कृति भूल गए हैं, मतलब लोग विदेशी रंग में रंग कर अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए, लेकिन हम लोग को ऐसा भूलना नहीं चाहिए। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, मतलब कौन से वर्ग की आलोचना करते हैं, तो याद रखिएगा समाजवादी का भी करते हैं, सामंतवादी विचारधाराओं को भी करते हैं, मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत के लोग अब किस भाषा में भाषण देने लगे हैं, तो कौन से भारतीय भाषण देने लगे, तो अंग्रेजी, जो कि बहुत ही शर्म की बातें है हमारे लिए। उसके बाद से 14 नंबर बोले कि भारत में हाट बाजारों में किन वस्तुओं की भरमार है, तो किस वस्तु के है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी वस्तुओं के भरमार है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है, मतलब 14 का जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर बोल रहे हैं कि कवि प्रेमघन नेताओं के बारे में कहते हैं कि उनसे, मतलब क्या कहते हैं कि उनकी ढीली ढाली धोती संभल नहीं सकती, क्या खाक हुआ संभालेंगे अपना सिद्धांतों को, तो नहीं समझ। 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब चलिए आप हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर है, कवि प्रेमघन ने देशवासियों को किसकी याद करने की सलाह दी है, किसको याद करने की सलाह दी है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपनी प्राचीन परंपरा को याद कीजिए, उसके अनुसार क्या कीजिए, आगे बढ़िए, मतलब कि 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या। चलिए 17 नंबर बोल रहे हैं कि भारत के लोग अब क्या सुनकर देखकर घृणा करते हैं, क्या सुनकर देखकर घृणा करते हैं, तो याद रखिएगा वो जो होते हैं भारतीय वस्तु को देखकर, ओके, वो लोग क्या करते घृणा करते, सुनकर या देखकर, तो उसमें बातों को भी वस्तु की इनमें से सभी देना चाहिए, ओके, क्योंकि सारी चीजों से वो क्या करते घृणा करते, लेकिन इसमें हमको प्रमुख चुनना है, ओके। तो भारतीयता को देखकर, भारतीयता को देखकर वो लोग घृणा, मतलब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर बोल रहे हैं, कवि प्रेमघन ने डफाली करने डैश डैश करने वाले को कहा, मतलब किनको बोला है, तो फिरंगियों के जो आपका समर्थक थे ना, मतलब अंग्रेजों का, उनको बोला, क्योंकि अंग्रेज अंगुली पर क्या करता था, तो नचाता था लोग, ओके। 19 नंबर चलिए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि कवि प्रेमघन ने डैश 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 संदेश दिया, कि मतलब क्या संदेश दिए थे, ओके। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। नव जागरण का वो क्या कहते संदेश दिए थे, ताकि युवा जो सोए हुए हो जागो। 20 बोल रहे कि भारतीय अंग्रेजी वाहन वस्त्र रीति और डैश डैश अपना रहे, का मतलब क्या अपना रहे हैं, तो उनका जितने भी नीति है सारे के सारे विदेशी अपना रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं। तो ये किसमें बोले कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलिता कविता छंद में है, मतलब क्या है छंद में, 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहा। क्या छंद में है, तो आपका दोहा है। चलिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 22वां जैसे दिखाई दे रहा है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन का संबंध है। चलिए 23वां प्रश्न क्या बोलता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बोलते कि इनमें कौन नाटकीय कृति है, मतलब कौन नाटकीय कृति है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा? वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मानसरोवर है। कौन सा? मानसरोवर है। ओके, 24वां बोल रहे हैं कि प्रेम घन ने किस समाज की रचना की, मतलब कि कौन से समाज की क्या किए थे? तो रचना किए हुए थे। तो ये जो रचना किए थे याद रखिएगा, रसिक समाज का ये रचना किए हुए थे। आप बोल रहे हैं कि 25वां की प्रेम घन का जन्म हुआ था, मतलब कि कहाँ हुआ था? तो 25 का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मिर्जापुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 26वां बोल रहे हैं कि प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो ये 2021 में पूछा है, 22 में पूछा था, कौन से नाम से संग्रहित है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेम घन सरोवर से। ये क्या है? तो संकलित है। चलिए 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 27वां बोले कि रसिक समाज की स्थापना कब हुआ? जो समाज का स्थापना किए थे तो कब हुआ था? तो याद रखिए जो हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था। 28वां बोले कि प्रेम घन ने किसका विरोध किया, मतलब क्या चीजों का विरोध किया था? तो याद रखिएगा 28 का जो विरोध किया था वो क्या था? समानतावाद और पूंजीवाद का। ओके, तो इसमें का क और याद रखिएगा क और ख दोनों, मतलब इसका सॉरी समाजवाद का और कि साम्राज्यवाद का और समानतावाद का, मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। थैंक यू। 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भारत माता। तो इस चैप्टर का मैं वीवीआई प्रश्न को देखने वाला हूं जो 2018 में कंटिन्यू पूछा हुआ। हो सकता है ये आगे चलकर कोई पाठों से कंटिन्यू उठा ले। तो देखिए पहला प्रश्न आपका बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत माता शीर्षक कविता में भारत माता का कैसा चित्र खींचा गया है, मतलब कैसा चित्र को खींचा गया था? तो जो उसके अंदर की मतलब सच्चाई है, मतलब कि यथार्थ वाला है, वही चित्रण को खींचा गया। मतलब एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का क्या प्रभाव कैसा है, मतलब प्रभाव कैसा था? अविच्छिन्नम है। कैसा है? 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2018 में पूछा हुआ। 3 नंबर बोला है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, मतलब किससे की हुई है? तो ये जो की हुई है वो छाया युक्त चंदा से की हुई है। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहे हैं कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो वो जो रचना था वो चिदंबरा था। क्या था? चिदंबरा। ओके, मतलब 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि भारत माता कहाँ निवास करती है, मतलब भारत माता कहाँ करती थी? याद रखिएगा गांव में करती है। अगर बोले 6 नंबर के पंत का जन्म कब हुआ था? तो जो पंत का जन्म हुआ था याद रखिएगा 1900 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए 7 नंबर मेरा प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि सुमितानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, मतलब किसकी मूर्ति है? तो ये उदास घाटी के क्या है? तो मूर्ति है। ओके, 8 नंबर बोल रहा है कि सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा सत्यंत शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की? तो वो जो कविता है आपका भारत माता कविता का है। अब चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि भारत माता शीर्षक कविता के कवि है। भारत माता शीर्षक कविता की कौन से कवि है? तो याद देखिएगा जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओके वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। क्या है? सुमित्रानंद पंत है। चलिए 10वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 10वां बोलते हैं कि भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है? अपने ही घर में क्या बनी हुई है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवासिनी बनी हुई है। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात की जा रही कि भारत माता का ह्रास क्या दिखाई देता है? भारत माता का ह्रास क्या दिखाई देता है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहु ग्रसित। क्या दिखाई देते हैं? तो राहु ग्रसित दिखाई देते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न बोले कि कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी क्या कहता है? गीता प्रकाशनी भी मानकर वो क्या
क्या कहता है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञानमूड। कौन मानता है? तो ज्ञानमूड है कि पंत के अनुसार भारतीय क्रूर शासन में से इतने भयभीत है कि ये क्या नहीं कर सकते, तो क्या नहीं कर सकते, तो खुल कर वो रो नहीं सकते। भारत के लोग इतना क्या है, तो विवश है। कब? जब अंग्रेज के जमाना था, तब अभी भी है कुछ। ओके, अब चलिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहे कि धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा कौन? देखो, हमारा कौन भारत है? कौन है हमारा भारत? ऐसा क्यों है? ओके, तो क्योंकि जो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोले कि जो कभी अतीत के सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था, इसीलिए क्या है, तो थोड़ी दुख की बात है कि पहले कितना अच्छा था, अब ये कितना क्या हो गया, तो बेकार हो गया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को बोली जा रही है, बोल रही कि पंत के अनुसार भारत माता की 30 करोड़ संतानें कैसे, 30 करोड़ संतानें कैसे नंगी है, भूखी है, शोषित है, अशिक्षित एवं कौन सा है, तो निर्धन है, कि मतलब बिना धन का है। चलिए 16 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोला कि कवि पंत देशवासियों को ज्ञानमूड इसलिए कहता है क्योंकि डैश 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 की अज्ञाता नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जुन का। क्या हो जाएगा? अर्जुन का। और चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न को देते। 17 नंबर बोल रहे कि कभी पंत लोगों को डैश डैश में दिए गए उपदेशों का स्मरण कराते हुए भारत माता को बंधन मुक्त कराने की सलाह देता है। बंधन मुक्त आने के क्या कहता है? सलाह देता है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गीता। क्या हो जाएंगे? गीता। चलिए 18 नंबर बोलेगी पंत के अनुसार देश की यशोगाथा का गान डैश डैश ने किया है, मतलब किसने किया था? 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेदों का। ओके, अब चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां बोल रहा है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है, मतलब किसके लिए क्या है, तो प्रयुक्त है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत माता के लिए। चलिए 20 में बोले कि भारत माता की आंखें डैश डैश झुकी हुई है, मतलब ये क्या है, तो झुकी हुई। जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा चिंता से। किनसे झुकी हुई है? चिंता से झुकी हुई है। चलिए अब हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां बोल रहा है सुमितानंद पंत किस युग के कवि है, मतलब कौन से युग के कवि थे? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा छायावाद युग के क्या है, तो कवि है। चलिए 22वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत के किस काव्य मतलब संकलन से लिया गया, मतलब किस काव्य संकलन से लिया गया था? 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राम्य। किन से लिया गया है? तो ग्राम्य से लिया गया है। चलिए 23वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, तो किसका प्रभाव है? तो यथार्थवाद का प्रभाव है। 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे 24 समिति की प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया? तो किसको कहा गया? तो पंत को कहा गया, क्योंकि बहुत ही महान थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। अमित कुमार अमित यूनिक क्लास से स्वागत करते। तो ये जो है क्लास 10th का वो है 6 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो कि है बोर्ड मॉडल 2018 2022 में भी पूछा, सॉरी 2020 में पूछा, तो कौन सा था? तो उर्वशी के लिए उनको क्या मिला था? तो ज्ञान पीठ मिला हुआ था। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देते हैं। बोल रहे कि मिट्टी की अबुद्ध मूर्ति कौन है? अबुद्ध मूर्ति कौन है? तो याद रखिएगा वो है जनता। कौन है जी? जनता। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर बोल रहा है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? दिनकर जी कौन से काल के प्रमुख कवि है? तो उत्तर छायावाद के ये क्या है, तो प्रमुख आपके कवि है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं।
चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न बोले कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो दिनकर जी का जन्म था याद रखिए सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। 5 नंबर बोले कि सर्दियों की ठंडी रात सुगबुगा उठी, मीठी सोने सा ताज पहनी ठिलाती है। यह पंक्ति है, मतलब यह पंक्ति कौन से आपका पद या गद्य से लिया गया है। तो ये जो पंक्ति लिया गया है ओके, ये याद रखिएगा वो किन से लिया गया। तो दिनकर जी की कविताओं से लिया गया है। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है, बोलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ, एक मतलब कौन से पाठ को रचे हैं। तो जनतंत्र का जन्म वाले पाठ को ये रचे हुए है। 7 नंबर बोले किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, मतलब महलों की नींव क्या हो जाती है, उखड़ जाती है। तो जो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनता के हुंकारों से महल क्या हो जाती है, उखाड़े जाती है। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जनतंत्र का जन्म के कवि का नाम है, मतलब कवि का क्या नाम है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोले कि दिनकर जी कवि के साथ साथ वो क्या थे, कवि के साथ साथ वो क्या थे। तो याद रखिएगा गद्यकार भी थे। आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिए जो 2021 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं जो कि 21-22 दोनों में रिपीट किया है। बोले कि सर्दियों की ठंडी बूझी रात सुबह उठी, मीठी सोने का ताज पहन ठिलाती है। डैश डैश किस से कविता की पंक्ति, मतलब कौन से कविता की क्या है। तो पंक्ति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म की क्या है, तो पंक्ति है, तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। ये जो थे याद रखिएगा जो रहने वाले थे वो बिहार के रहने वाले थे। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बोले कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में किसके महत्व को जोड़ दिया गया है, मतलब किनके महत्व को जोड़ दिया गया है। तो याद रखिएगा लोकतंत्र के महत्व को जोड़ दिया गया। कौन दिए हैं, तो ये समझिए जनता दिए हैं। और कौन करवाया है, तो दिनकर जी ने इसका महत्व को करवाए हुए है। चलिए 13 नंबर हम लोग प्रश्न को देते। 13 नंबर बोल रहे किसकी देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। तो मतलब किनकी ओके, तो 13 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदियों की, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद। 14 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 14 नंबर बोला कवि दिनकर किसका शिलान्यास करता है, मतलब किसका शिलान्यास करता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, नवीन भारत का। किसका करता है, तो नवीन भारत का करता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि सदियों से शोषित एवं पीड़ित जनता के हाथ किसकी शक्ति आने से वो सशक्तिमान बन जाएगी। तो किसकी शक्ति आने के बाद से वो बन जाएगी, तो याद रखिएगा जब उसके पास में शासन आ जाएगा तो उनकी शक्ति बन जाएगी। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि शासन जनमत आधारित होने पर किनकी इच्छा सत्ता पर निर्भर करती है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनमत की। क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो देखेंगे क्लास 10th की हिंदी के वो 7 पार्ट देखेंगे जिसका नाम है हिरोशिमा, जिनकी लेखक है अज्ञाय जी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग वीवीआई प्रश्न को देखते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018 में, तो देखना इसको ना भूले। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि अज्ञाय का जन्म कब हुआ। अज्ञाय जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए 2 नंबर बोल रहे कि हिरोशिमा कविता किसका का चित्रण करती है, मतलब क्या चीज का चित्रण करती है। प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का नो, आधुनिक सभ्यता का नो, प्राचीन सभ्यता की मानवता भीषण को ओके। अब देखिए डी नंबर बोले कि आधुनिक सभ्यता की
ओके, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो यस, ये कहते हैं कि मानव आज का कैसे विनाश हो रहे अपने ही हथियार से, यह हिरोशिमा क्या करती है तो बताती है चैप्टर। ओके, कि मानव ने कैसे अपने ही हथियार से अपना ही काश को क्या करे तो बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बोल रहे हिरोशिमा, पाठ के नगर में चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? निकलने वाला सूरज क्या था? क्या था? गोला था या मिसाइल था या रॉकेट था या परमाणु बम? वो जो था आपके कौन था? परमाणु बम था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर हमारा बोल रहा है, ओके, ये बोल रहा है कि आपका कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? मतलब क्या चीज की साक्षी है जब बम गिराया गया था हिरोशिमा पर? था वो जो साक्षी है याद रखिएगा मानव का। वैसे 5वां बोले कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। मतलब कौन सी कविता है? याद रखिएगा हिरोशिमा है। हमेशा आप लोग बातों को याद रखिए। चलिए हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोलते तार शब्द का संपादन किया, मतलब कि किसने किया तार शब्द का संपादन? तो हमेशा आप लोग याद रखिए ये जो किए थे अज्ञेय जी किए थे। अज्ञेय का पूरा नाम है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो 4-5 आदमी के नाम हो जाएगा अभी के डेट में, लेकिन बड़े नाम का आदमी बड़े काम का होते हैं जैसा कि अज्ञेय जी है। उसके बाद 8वां प्रश्न बोले कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, मतलब प्रयोगवाद का जो सूत्रपात किए थे वो कौन से कवि किए थे? तो वो जो थे अज्ञेय जी थे। उसके बाद 9वां बोले द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डाइस पर गिराया गया था। किस पे गिराया गया था? तो याद रखिएगा जापान पर गिराया गया था। और इसके बाद से चलिए 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कह रहे कि हिरोशिमा किस देश में है? जो हिरोशिमा जो है वो कौन सा देश में? तो वो है जापान, जिसमें क्या किया गया था? आपको परमाणु बम गिराया गया था, जो 2020 में पूछा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना? नदी के जो द्वीप है वो किस कवि की रचना है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी का। चलिए 12 नंबर प्रश्न बोले कि हिरोशिमा के कवि है, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञेय जी है। चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कवि अज्ञेय किस सुबह की बात करते हैं? मतलब कौन से सुबह की ये बातें करते हैं? ओके, तो उस सुबह की बात करते जिस दिन हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था, उसी सुबह का ये क्या करते हैं? तो बातें करते हैं। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? ओके, तो क्यों पड़ती है? क्योंकि सूरज नहीं उगा था उस दिन। क्या गिरा था? परमाणु बम में गिरा था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मनुष्य की छायाएं कहां पड़ी हुई है? मनुष्य की जो छायाएं है वो कहां पड़ी हुई है? तो याद रखिएगा हिरोशिमा शहर में पड़ी हुई है। 16 नंबर बोल रहे कि अमेरिका ने बम बरसाकर किसका परिचय दिया? अमेरिका ने बम बरसाकर किसका परिचय दिया था? तो ये जो दिया था अपने क्रूरता का, मतलब अपनी बेकारी का बस सबूत दिया हुआ था। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोलते मानव निर्मित सूरज किसका प्रतीक है? मानव जो निर्मित सूरज है वो किसका प्रतीक है? याद रखिए आणविक आयुध का ये क्या है? तो प्रतीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह है क्लास 10th का 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका एक वृक्ष की हत्या, जिसकी लेखक है कौन नारायण। तो चलिए बिना टाइम गवाई हुए हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि 2018-2022 में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? देखिए बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? मतलब शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो याद रखिएगा नादिरों से बचाने की ये बातें करते हैं। 2 नंबर बोल रहे कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? किस काव्य संग्रह से संकलित है जो 2022 में पूछा हुआ है? इन दिनों से ये क्या है? तो संग्रहित है। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने
से बचाना चाहता, मतलब क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो याद रखिएगा ये जंगल हो जाने से ये क्या करता है, रवि बचाना चाहता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या, कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, कवि के बीच में कैसा संबंध है, तो वृक्ष और कवि के बीच में है तो मित्रता का संबंध है। चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, तो कहाँ पर मिलता था, तो घर के दरवाजे पर वो हमेशा मिलता था। अब कुंवर नारायण कवि है, मतलब कुंवर जो नारायण थे वो एक प्रकार के कैसा कवि थे, तो याद रखिएगा वो नगर संवेदना की कवि थे, जो 2020 में पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि दूर से ही लड़खड़ता कौन, तो मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है, तो ये जो पंक्ति है एक वृक्ष की हत्या से है। उसके बाद से 8 नंबर बोल रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि की सूखी डाली किसकी तरह थी, किसकी तरह थी, तो याद रखिएगा यह राइफल की तरह थी, जो कि बंदूक की तरह ऐसा दिखाई देता था कवि के नजरों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए 9 नंबर बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि निम्नलिखित में कौन है, तो वो कौन है जी, कुंवर नारायण जी है। 10 नंबर बोल रहा है बुढ़ा वृक्ष कवि को किस रूप में दिखाई पड़ता है, मतलब किस रूप में कवि को दिखाई पड़ता है बुढ़ा वृक्ष, तो याद रखिएगा एक प्रकार का चौकीदार के रूप में वो क्या करता है, तो दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर बोले कवि ने पेड़ के माध्यम से किस संवेदना पर घोर चिंता व्यक्त की है, मतलब क्या चीजों पर घोर चिंता व्यक्त की है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती मानवीय संवेदना पर ये क्या की है, तो यूं समझिए कि वो विचार को प्रकट की है। 12 नंबर बोल रहे कि पेड़ों की कटाई की वजह से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई, कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई, जब पेड़ों की ज्यादा कटाई होती है तो पर्यावरण की समस्या का हो गई, तो उत्पन्न हो गई, इसीलिए पर्यावरण को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद 13 नंबर बोले कि कभी नदियों को क्या हो जाने से माने होने से बचने की बात करते हैं, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाले हो जाने से। 14 नंबर बोले कि प्रकृति की रक्षा के किए बिना किसकी सुरक्षा संभव नहीं है, मतलब किसकी मतलब जो रक्षा है वो संभव नहीं है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन की। 15 नंबर बोले कि मानव जीवन के अंत के साथ किसका अंत होना निश्चय है, किसका अंत होना क्या है, तो निश्चय है, तो वह है सभ्यता का अंत होना क्या है, तो निश्चय है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 16 नंबर जैसा कि दिखाई दे रहा है कवि से दूर से बुढ़ा वृक्ष क्या पूछता है, क्या पूछता है, तो पूछता है कौन, ओके, तो वो जवाब देता है मैं आपका दोस्त। 17 नंबर बोले कि वृक्ष के कौन के जवाब में कवि कहता है, तो क्या कहता है, तो दोस्त कहता है। 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विकास के कारण जंगल काटकर नगर बरसाए जा रहे हैं, फलस्वरूप डैश डैश में असंतुलन हो गया है, मतलब क्या चीजों में असंतुलन हो गया था। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर बोले कवि यह स्वीकार करता है कि यद्यपि पेड़ समय की मार सहते सहते जंजर हो जा गया, फिर भी उसका पहले 10 पहले ही जैसी थी, माने पहले ही जैसी थी, तो क्या थी, तो यूं समझिए उनकी संवेदना पहले ही जैसी थी। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न करते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि कवि मानव जाति की रक्षा तथा डैश की शुद्धता के लिए पेड़ बचाने का संकल्प लेता है, मतलब पेड़ बचाने के क्या करता संकल्प लेता है। 20 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे, पर्यावरण को। 21 नंबर प्रश्न बोलेंगे आत्मजयी किसकी रचना है, आत्मजयी किसकी रचना, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण। 22 का क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर ओके कि 22 नंबर बोल रहा है कि चक्रव्यूह के रचनाकार है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कुंवर नारायण जी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।
मैं अमीर कुमार अमीर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। क्लास 10th के ये 9 नंबर चैप्टर है जो है आपका हिंदी के पद भाग। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। इस पाठ का नाम है हमारी नींद। तो ये जो बोल रहा है आपका वो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहे कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मतलब क्या चीजों के लिए। तो वो जो मिला था याद दुष्कर्य से श्रेष्ठता के लिए उनका अकादमी मिला हुआ था। मैंने 10 का 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को करते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। मतलब कि प्रदेश की जो विद्या पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, तो सबकी बुद्धि जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, विदेशी हो जाएगी, अपने देशी को वही नहीं करेगी। तो क्या आप करिएगा सर्च रिसर्च। ओके तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है गरीब बस्तियों पे क्या हुआ। गरीब जो बस्ती थे उसमें क्या हुआ था, तो याद रखिएगा उसमें जो हुआ था आपका ये धमाके की देवी जागरण। धमाके की क्या होती है, देवी जागरण का मतलब देखिएगा ना, बस्तियों में सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे ऐसा ऐसा चालू कर देता है, जय हनुमान ज्ञानी गुणी सागर ऐसा चालू कर देता है। तो क्या उचित है, क्या इसे देश विरोध कर पाएगा, तो कभी कर नहीं पाएगा। उसके वजह से 4 नंबर बोल रहे हैं कि हमारे नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ है। मतलब किनका जीवन चक्र क्या हुआ है, तो पूरा हुआ है। तो वो जो हुआ है याद रखिएगा वो हुआ एक मक्खी का। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल फॉर लिए है हम लोग को क्या करने के लिए, तो समझाने के हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। जो नींद है वो किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा आलस का प्रतीक है। अब 6 नंबर बोले कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। मतलब कौन से काव्य संग्रह से लिया गया था, तो 6 का राइट आंसर होगा वह सुन ये होगा दुष्य चक्र के सृष्टा से ये लिया गया है। उसके बाद चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे, 7 नंबर बोल रहे कि हमारी नींद साहित्य की कौन सी विद्या है। हमारी नींद साहित्य की कौन सी विद्या, तो वह है कविता। वो कौन सी है, तो आपकी कविता है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारी नींद शीर्षक कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से कौन है, तो वीरेन डंगवाल है जो कि हमारी नींद कविता के पाठ लिखे हुए है। उसके बाद से बोल रहा है आपका कि हमारी नींद कविता ने मक्खी के माध्यम से किसका जीवन दशा का चित्रण किया है। मतलब किसका जीवन दशा का चित्रण किया, तो वह है दीनहीन लोगों की, मतलब गरीब लोगों की चित्रण किया हुआ है। 10 में बोले कि मक्खी के बच्चे किसमें मारे गए। जो मक्खी के बच्चे हैं वो किस में मारे गए थे, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। मक्खी के बच्चे का मतलब दीन लोग के जो बच्चे होते गरीब दुखिए के दंगे में मारे जाते हैं, आगजनी में मारे जाते हैं, बमबारी में मारे जाते हैं। ओके सारी चीजों में मारे जाते हैं, जैसे कोरोना काल में आप देख ही लिए ही। 11 नंबर बोले कि कौन लोग सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हट्टी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहता। अन्याय बंद करना चाहता होता नहीं, वो है अत्याचारी। कौन है अत्याचारी। 12 नंबर बोले गरीब बस्तियों में नव चेतना का स्वर बुलंद हुआ तो किसके कान खड़े हो गए। मतलब किसके कान खड़े हो गए, तो 12 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आराम पसंदों के खड़े हो गए। उसके बाद चलिए 13 नंबर प्रश्न को बोल रहे हैं 13 नंबर कौन दुख भोगने के आदि होते हैं। का मतलब कि कौन दुख हमेशा भोगते रहते, कोई समझ में आता होता नहीं, वो है गरीब। गरीब को तो हमेशा दुखी भोगना है। 14 नंबर बोले कौन हर परिस्थितियों में झूलते हुए आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, तो कौन लगे हुए हैं, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधन संपन्न देश। साधन संपन्न जो देश है वह 1 नंबर में होना चाहते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न का बोल रहे डैश डैश अपनी नासमझी के कारण दुखमय जीवन बिताने से इनकार नहीं करना चाहती। मतलब क्या नहीं करना चाहती, तो 15 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनता। 16 नंबर बोला कि शोषण वर्ग अपने डैश 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 जाल में जनता को फंसाकर स्वरीय सुख का आनंद लेता है। स्वरीय सुख का क्या करता है, आनंद लेता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झुलमी। इसके बाद चलिए हम
लोग नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न बोले कि जिस प्रकार मक्खी का जीवन अति तुच्छ होता है उसी प्रकार गरीब डैश डैश की जीवन अति निष्कृष्ट होता है। क्या होता है निष्कृष्ट? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता। वो क्या हो जाएगा आपका? जनता। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे वह है हिंदी का आपका 10 पाठ क्लास 10th का जो है पद भाग से। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग अनामिका का जन्म कब हुआ था इसको हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ। चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? जो सृष्टि जो विकास करते हैं उनका प्रथम अक्षर है तो क्या है? तो वो है विफलता पर छक्के छलके आंसू। मतलब जो भी देखिएगा छोटे बच्चे को जब कहा सिखाया जाता है तो नहीं आता है तो बेचारा रोने लगता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 3 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है ये वाला कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? जो पंक्ति से होता है वो क्या उतर जाता है? खा उतर जाता है। चौखटे में बेटे क्या नहीं हटता है? चौखटे में बेटे को क्या नहीं हटता है? तो याद रखिएगा क हटता उठता नहीं है। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर लिया गया है? मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक है? ओके, तो वो है जो आपके बाल मनोविज्ञान। कौन सा है? बाल मनोविज्ञान। मतलब 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है ओके कि अक्षर ज्ञान के रचनाकार को निम्नलिखित में से चुने। मतलब कि कौन है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनामिका है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। अक्षर ज्ञान कविता में किसकी उपस्थितियां है? मतलब किसकी उपस्थितियां है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सी 3 की। और उसके बाद खालिश बेचैनी किसकी है? जो खालिश बेचैनी है वो किसकी है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खरगोश की। बेटे के लिए अंगा क्या है? तो वो जो है वो माँ की गोद में बैठा बेटा है। माँ के गोद में बैठा क्या है? बेटा है। 10वां बोले कि क वर्ग का उच्चारण बच्चा किस प्रकार कर पाता है? जो क होता है कि उच्चारण किस प्रकार कर पाता है? बहुत ही कठिनाई से बच्चा कर पाता है। वो जल्दी करता उड़ता नहीं क्योंकि वही वो क्या करता है तो वर्ड को सीखता है। 11 नंबर बोल रहे क्वेश्चन कि सृष्टि की विकास कथा का अक्षर है। मतलब कि क्या है? तो यूं समझिए कि प्रथम है, प्रथम अक्षर है। 12 नंबर बोले कि गमले सा टूटता हुआ कौन वर्ड लगता है? गमले सा टूटता हुआ कौन सा वर्ड लगता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ख लगता है। घ नंबर बोल रहा है ओके, घ नंबर बोल रहा है कि घ अक्षर को क्या कहा गया है? अक्षर को क्या कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहा गया। घरे सा मतलब रुकता हुआ इसको बोला गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 14 नंबर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है घोड़े सा रुकता हुआ घ में, घोड़े सा रुकता हुआ घ में क्या है? तो याद है कि अल्पना अलंकार है। चलिए 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 15 नंबर जैसे कि दिखाई दे रहा है कवित्रियों ने अंग वर्ग की विशेषताएं के माध्यम से जीवन के डैश डैश को समझने की सलाह दी है। समझने की क्या की है? सलाह दी है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल्य तत्व का। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर बोल रहे कि बेटे की आंसू अब तब आते हैं जब माँ बेटे अर्थात का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो किसका नहीं कर पाते हैं? तो याद रखिएगा अंग का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे इस माँ के लिए और बेटे के लिए तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। मैं अमित कुमार अमित क्लासेस में स्वागत करता हूँ। क्लास 10th के ये जो है वो 11वां
9वां चैप्टर है जिसका नाम है लौटकर आऊंगा फिर। कविता है जिनका लेखक है जीवनानंद दास। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। बोल रहे कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रसिद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र उत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो दी गई थी वो ऑप्शन नंबर बी वनलता सेन को ये दी गई थी। चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर बोलते हैं कि लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। किस माने कवि द्वारा भाषांतरित की गई, भाषा को अंतर में डाला गया, मतलब एक भाषा दूसरे भाषा में किया गया, तो वह थे प्रयाग शुल्क। कौन थे? प्रयाग शुल्क। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा प्रश्न कि गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो है वो जीवनानंद दास की पंक्ति है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करते हैं। तो वो कहाँ आने की बात करते हैं? जहाँ पर वो रहते थे वहां पर वो आने की बातें करते हैं। तो वो जो रहते थे याद देखिएगा बंगाल, तो बंगाल लौटकर फिर आना वह चाहते हैं। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो फिर आ गया वही बातें कहाँ, तो बंगाल में लौटने की बातें करते हैं। 6 नंबर बोले कि लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि है, तो कौन है? जीवनानंद दास है। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर बोल रहे कविता में कवि की अपनी मातृभूमि तथा प्रवेश से किसकी अभिव्यक्त होती है, मतलब किसकी अभिव्यक्त होती है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्क्रम प्रेम की। कौन सा हो जाएगा? उत्क्रम प्रेम की। चलिए 8 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न बोला कि कवि किस तरह के बंगाल में लौटकर आने की बात करते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां धान के खेत है कल कल करती नदियां बहती है वहां पर फिर लौट कर आना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है? बोलते हैं कवि कौवा तथा हंस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। मतलब कवि जो होते हैं कौवा और हंस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगले जन्म में। कब करते हैं? तो अगले जन्म में। 10 नंबर क्वेश्चन बोले कवि क्या बनने पर न्याय अन्याय का भेद करना सिखाएंगे। मतलब कवि के मन में क्या इच्छा है कि जो बनना चाहते हैं, तो याद रखिएगा 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हंस बनने का। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले कि कवि किस रूप में जन्म लेकर शाम के अंधेरे में उड़ते हुए कपास के पौधे पर डरावनी आवाज में बोलना चाहता है। तो कौन सा होगा? 11 का सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उल्लू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। प्रश्न चालू करते हैं। बोलते हैं कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। मतलब ये जो कवि है वो कौन सी कवि की पंक्ति है। तो ये जो है वह है रेरर मारिये रीड़के के, ये क्या है? तो कवि की पंक्ति है। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर का हो बोल रहा है प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मतलब ये कौन से भाषा को हिंदी में ट्रांसफर किया गया है? तो वो है जर्मनी भाषा। ओके चलिए 3 नंबर बोल रहे कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रीड़के की कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरण किसने किया। मतलब कि वो जो किए थे हिंदी में रूपांतरण वो किसने किए थे? याद रखिएगा रघुवीर सहाय ने किए हुए थे। चलिए 4 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसन की दिखाई दे रहा है, सॉरी 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, वो होगा धर्मवीर भारती। क्या होगा? धर्मवीर भारती होगा। ओके थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। इनके लेखक है तो कौन है? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेरर मारिये रीड़के। ओके 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो देते हैं।
हैं, मतलब किसको खोकर, भक्त को खोकर ईश्वर अपना यूं समझकर खो देते, भक्ति नहीं रहेंगे तो थोड़े कोई खाक को इज्जत। जैसा कि आपको 6 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोले कि किस भाषा के कवि है, मतलब कौन से भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा वो थे आपके जर्मन भाषा के कवि थे। 7वां बोले कि मेरे बिना तुम प्रभु प्रस्तुत कविता में क्या बताया गया है, मतलब कि क्या बताया गया है, तो ये जो बताया गया याद रखिए भगवान की भगवत्ता की भक्त की साता पर ही निर्भर करती है, भक्त के साता पर ही क्या करते, निर्भर करती, यही बताया गया है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, भक्त और भगवान किस पर निर्भर है, भक्त जो भगवान है वो किस पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर भक्त न रहेगा तो भगवान किसको कहा जाएगा, अगर भगवान न रहेगा तो भक्त किसका हुआ जाएगा। 9 नंबर बोले कि कवि ने अपने को जल पात्र और क्या कहा है, और उसने क्या कहा है, तो अपने आप को जो बोला है वो मदिरा भी बोला हुआ है। अब चलिए 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 10वां बोल रहा है कि संदाल लापता किसका गिर जाएगा, जो संदाल लापता है वो किसका गिर जाएगा, तो ईश्वर का गिर जगह। 11 नंबर बोले कवि अपने को ईश्वर को का क्या मानता है, मतलब ईश्वर को क्या मानता है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वेश मानता है। चलिए 12 नंबर हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि ईश्वर के चरणों में छाले पड़ जाएंगे जब कब, जब उनकी पादुका कभी न रहेगा तब, मतलब कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहती है वह किसके बिना नष्ट हो जाएगी, तो किनके बिना हो जाएगी, तो मनुष्य की बिना वो नष्ट हो जाएगी। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ईश्वर की सत्ता को कभी किसकी नर्म साया पर विश्राम करने का सुख देता है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने कपलों की। चलिए 15 में बोले कि कवि को आशंका है कि मनुष्य के बिना इस संदर्भ का वर्णन अथवा अनुभव कौन करेगा, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुपम। क्या हो जाएगा, अनुपम। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर को देखते हैं। कहा था कि कविता डैश डैश द्वारा ईश्वर को संबोधित है, ईश्वर को क्या है, संबोधित है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असली। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कवि द्वारा ईश्वर को संबोधित करता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देते हैं, मनुष्य की डैश डैश सत्ता को जगाता है, मतलब ये कौन जगाता है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वरीय। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न का बोले कवि ने अपने को मदिरा और ईश्वर को उसका डैश डैश बताया, मतलब क्या बताया, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब